नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2026-27 पेश किया। ये उनका लगातार 9वां बजट है जो भारतीय इतिहास में एक रिकॉर्ड है। ये बजट मोदी सरकार 3.0 का तीसरा पूर्ण बजट है और पहली बार रविवार को पेश किया गया है। बजट का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत एट 2047 के सपने को साकार करना है। इसमें विकास, रोजगार, आत्मनिर्भरता, गरीबी कम करना और वैश्विक चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार के बजट को रिफॉर्म एक्सप्रेस बताया। विकसित भारत के संकल्प के साथ वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए कई ऐलान किए हैं। सीतारमण ने कहा कि हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बहुत जल्द बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और उन्हें अच्छा वातावरण मिला है। सरकार का मानना है कि हम 2047 तक एक ग्लोबल लीडर बन जाएंगे। निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि हमारा फोकस गरीबों और किसानों की समृद्धि पर रहा है और इसके साथ ही रोजगार पैदा करने की दिशा में काम करने के साथ ऐसे फैसले ले रहे हैं जो ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है। इसका असर भी भारत की जीडीपी पर दिखा और ये 7% से ऊपर रही। हमने घरेलू निर्यात को बढ़ाने का काम किया है और ग्लोबल बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ाई है। सरकार की माने तो ये युवा शक्ति बजट है जिसमें किसान, गरीब और आम आदमी को ध्यान रखा गया है। इसमें राजस्व घाटा को कम करने पर सरकार का फोकस रहा है। सबका विकास और सबका साथ पर कार्य करना, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक मजबूत निवेश जुटाने के साथ ही रोजगार सृजन और व्यापार सुधार पर फोकस है। तो देखिए, बजट जो लगातार जिस तरीके से आई, 10 बड़ी घोषणाएं भी इस पूरे बजट में की गई हैं। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिरकार आम व्यक्ति इसे कैसे समझे, इस पूरे बजट को कैसे आम व्यक्तियों से जोड़कर देखा जाए। अलग अलग रिफॉर्म हैं, पीएम मोदी ने रिफॉर्म एक्सप्रेस बताया है, तो आखिर ये कितना इम्प्लीमेंट होगा, कैसे इन चीज़ों पर सारी बातें सामने आएंगी। तो कई सारी बड़ी बातें भी हैं इस बजट की जो आप देख सकते हैं। कहा तो यही जा रहा है कि हर वर्ग का ख्याल रखते हुए इस बजट को सामने रखा गया है। तो लगातार जो बड़ी घोषणाएं भी हुई हैं, आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए किया है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की यदि बात करें तो करीब 40,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। घरेलू उत्पादों को यदि बढ़ावा देने की बात की जाए तो यहाँ पर 3 रासायनिक पार्क और मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात की गई है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के जरिए तैयार उपकरण और सामग्री के उत्पादन पर जोर दिया गया है। एमएसएमई के क्षेत्र की यदि बात करें तो चैंपियन बनने के लिए कोष बनाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज समृद्ध राज्यों में रेयर अर्थ इकाइयां लगाई जाएंगी। देखिए, इलेक्शंस भी हैं तो इन राज्यों को भी बहुत सेंट्रल में रखते हुए बहुत सारी चीज़ों की एक सौगात देने की बात की गई है। वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी माहौल बनाने के लिए कंटेनर विनिर्माण योजना का प्रस्ताव है। स्टील और सीमेंट जैसे क्षेत्रों के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। यानी नेचुरल यान स्कीम और रोजगार योजना और राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम का प्रस्ताव भी है। तो सरकारी वित्तीय संस्थानों को मजबूत करने के तहत आरईसी और पीएफसी के पुनर्गठन का प्रस्ताव भी है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से चीजों को रखा गया है। और जो इस बजट की बड़ी बातें सामने आई हैं, आमजन से जोड़कर यदि समझने की कोशिश करें तो दिव्यांगजन कौशल योजना शुरू की जाएगी, दिव्यांग सहारा योजना भी लाई जाएगी, नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट रांची में प्रस्तावित किया गया है, बुद्धा सर्किट भी बनाया जाएगा। और उसके साथ ही आपको बता दें कि खेल क्षेत्र में बदलाव के लिए खेलो इंडिया मिशन है। आयुर्वेद के 3 नए अखिल भारतीय संस्थानों की स्थापना भी की जाएगी और इसके साथ ही 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें मंजूर की जाएंगी और राज्यों को 41% टैक्स भी ट्रांसफर होगा। वेटनरी कॉलेज ऑफ डायग्नोस्टिक लैब के लिए भी पूंजी सब्सिडी की सहायता है। इसके साथ ही राजकोषीय घाटा 4.3% रहने का अनुमान है। इकोनॉमी पर यदि आप चले जाइए तो इसको लेकर भी कई सारे प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। घाटा कम होने का मतलब है कि सरकार कम ब्याज चुकाएगी, पैसा जनहित की योजनाओं पर खर्च होगा। जब सरकार बाजार से कम उधार लेती है तो सिस्टम में पैसा बढ़ेगा और बाजार में ब्याज दरों पर दबाव कम होगा। निजी क्षेत्र की बात करें तो निजी क्षेत्र के पास विस्तार के लिए सस्ता फंड उपलब्ध होगा और भारत की क्रेडिट रेटिंग के लिए सकारात्मक रूप से इस पर काम किया जाएगा। कर्ज की बात करें, जीडीपी की बात करें तो ये जो एक अनुपात है 55.6%, इसको कहीं ना कहीं रखा गया है कि ये एक रहने का
प्रस्ताव हो सकता है और भारत की ग्लोबल रेटिंग में सुधार होगा। कर्ज अनुपात कम होने से सरकार के पास पैसा बचेगा, जिसका उपयोग कहीं न कहीं स्वास्थ्य, शिक्षा और मनरेगा जैसी योजनाओं पर अधिक खर्च होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि ये योजनाएं हैं जो आम लोगों से जुड़ी हुई होती हैं। इसके साथ ही आपको बताएं कि जब घाटा पूरा करने के लिए बाजार से बहुत ज्यादा उधार नहीं लेना पड़ेगा और लंबे समय में महंगाई को काबू में रखने में मदद मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा बजट आया है, इस चीज को समझना पड़ेगा कि एक ऐसा बजट रखा गया है जिसमें सभी सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है। अब इन सेक्टर्स से आम भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये अर्थव्यवस्था के लिए, इकोनॉमी के लिए, आम जन के लिए और आने वाले समय में जिसे रिफॉर्म एक्सप्रेस बताया जा रहा है या विकसित भारत का संकल्प जो है 2047 तक एक विजन में, वो कितना फ्रूटफुल होगा, ये कहीं ना कहीं बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनिर्माण, स्वास्थ्य देखभाल और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, एमएसएमई समेत 6 क्षेत्रों में कदम उठाने का प्रस्ताव किया है। मजबूत वित्तीय क्षेत्र बजट जुटाने, पूंजी आवंटित करने और बेहतर शासन प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण। सरकार का संकल्प है कि गरीबों, वंचितों और पिछड़े वर्गों पर ध्यान देना और देश विकसित भारत बनने की दिशा में कदम उठाना जारी रखेगा। बजट 2026-27 ने सतत विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, टेक्नोलॉजी निर्माण, टैक्स सरलता और एमएसएमई सशक्तिकरण को मुख्य लक्ष्य बनाया है। इससे आर्थिक वृद्धि के साथ ही नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण और शहरी कनेक्टिविटी को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट को ऐतिहासिक करार दिया और कहा कि बजट रिफॉर्म एक्सप्रेस के जरिए भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की नींव रख रहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि यह बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इसे रिफॉर्म एक्सप्रेस को नई ऊर्जा और गति देने वाला बजट बताया है, जो राजकोषीय घाटे को कम करने और विकास दर को बढ़ाने पर केंद्रित है। तो जाहिर तौर पर जो बजट है हमारे और आपके सामने है और कुल मिलाकर एक कोशिश जो की गई है कि सब कुछ बैलेंस हो, लोगों के हित में भी जाए और इकोनॉमी की दृष्टि से भी फ्रूटफुल रिजल्ट ये हमें दे। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा बजट सामने आया जिसका सभी को इंतजार था और अब असल में इसके क्या मायने हैं, कितना 2047 का जो विजन लेके चल रहे हैं उसमें कितना योगदान देगा ये बजट, कितना फ्रूटफुल होगा, हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया हैं, पहले वो सुनाते हैं। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। मैं मानता हूं कि यह जन भावनाओं और जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला यह बजट है। साथ ही यह बजट प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के संकल्प को सशक्त आधार देता है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं। और इस बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं इसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वास्तव में ये एक ऐसा बजट है जो भारत को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य प्राप्त करने की नींव रखता है। अगर एक शब्द में कहना हो तो ये फ्यूचर रेडी भारत का बजट है। चलिए, तो सत्ता पक्ष कहता है कि ये जो बजट है ये कहीं ना कहीं विजन 2047 विकसित भारत का जो संकल्प है उसमें महत्वपूर्ण योगदान देगा। उधर यदि हम बजट को लेकर विपक्ष को जाने तो उनका जो दल है वो मुखर है। विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के बजट पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और उसे निराशाजनक और दिशाहीन करार दिया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि बजट जनता की उम्मीदों के विपरीत है। मोदी सरकार के पास अब नई आइडिया खत्म हो गई है। ये बजट भारत की कहीं अधिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों के लिए एक सवाल होके बैठा है और खास करके ये बजट
गरीब तबके के लिए इसमें कुछ नहीं है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए भी इनका कोई समाधान, सकारात्मक कोई सलाह या कोई कदम उन्होंने नहीं दिखाया। সাধারণ মানুষের জন্য কিছু করেনি, তপশিলীদের জন্য কিছু নেই, আদিবাসীদের জন্য কিছু নেই, যুবকদের জন্য কিছু নেই, চাষিদের জন্য কিছু নেই, মহিলাদের জন্য কিছু নেই, ফার্টিলাইজার সাবসিডি বাড়িয়ে দিয়েছে, সামাজিক সুরক্ষায় কিছু নেই, শিক্ষা দপ্তরে কিছু নেই। আর যে 3টে ফ্রেট করিডোরের কথা বলেছে, আমরা 3টে নয় 6টা করছি সারা বাংলাকে জুড়ে। কাজেই টোটালটাই মিথ্যে কথার ফুলঝুরি, হামটি ডামটি বাজেট। सही मायने में ये विकसित भारत का बजट नहीं है। इसमें ना एम्प्लॉयमेंट के लिए या कहाँ से आप इतना पैदा करेंगे। देश पे 2 लाख कितने लाख करोड़ का कर्जा है। तमाम प्रधानमंत्री के दौरान जो कर्जा नहीं था देश पे, उससे 4 गुना से ज़्यादा कर्जा हो चुका है। देश का एक एक इंसान आज कर्जे में डूबा हुआ है। उससे उभारने का, उससे निकालने का कोई रास्ता नहीं, कोई सोर्स नहीं कि बड़ी बड़ी बातें कर दी आपने विकसित भारत का नाम लेके, क्योंकि ये सारा बजट उन्हीं के डिपार्टमेंट में तैयार हुआ है। यानी पीएमओ ने ही बजट तैयार किया और पीएमओ ही पीठ थपथपा रही है। तो अब देश का आम बजट है और उस पर सियासी खटपट भी है। जो राजनेता हैं और जो विश्लेषकों की नज़र से हम देखेंगे कि देश के आम बजट में आम जनता के लिए क्या मिला है। बजट में भविष्य की उम्मीदों की जो तस्वीर दिखाई जा रही है वो कब और कितनी उभर कर धरातल पर नजर आएगी और क्या वजह है कि विपक्ष बजट को दिशाहीन बता रहा है। तो देखिए, सबके अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी बातें हैं, बट असल में बजट से आम लोगों को क्या मिला, इकोनॉमी को लेके, आने वाले समय में विकसित भारत के संकल्प को लेके जो एक बताया जा रहा है कि अच्छे रिजल्ट देगा ये बजट, वो असल में क्या मायने हैं उसके, हम इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे शमशी आजाद। शमशी आजाद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे स्वामीनाथ जायसवाल। स्वामीनाथ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे विवेक पांडे। विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखेंगे मोहम्मद एहतशामुल हक। एहतशाम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अर्थशास्त्री हैं ओमनाथ शर्मा। ओमनाथ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं जकिया खान। जकिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत ओमनाथ जी पहले आपसे ही करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, रखिए जी। हाँ, ओमनाथ जी, बहुत चर्चा थी आर्थिक सर्वेक्षण जब हुआ था और सर्वे के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें आई थी। हम और आप चर्चा में थे, हमने तब भी बात की थी और इस बजट को लेके बहुत सारी चीज़ें थी और सब यही चाहते थे कि जब ये बजट आएगा तो देखेंगे असल में क्या जनता को मिला। ओवरऑल जो बजट आया है उसे कैसे देखते हैं, क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स में सरकार इस बजट को बहुत अच्छा बताती है। उनको ऐसा लगता है इकोनॉमी में भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, योजनाओं के माध्यम से फ़ायदा होगा, जिन स्टेट्स में इलेक्शन है उनको भी कुछ कुछ देने की कोशिश की गई है। इसके साथ ओवरऑल आम भाषा में समझें तो देखिए, टैक्स स्लैब में तो कोई ऐसा परिवर्तन हुआ नहीं है। आम लोगों से कनेक्ट करते हुए आम भाषा में इस बजट को यदि समझने का प्रयास करें तो कैसे देखते हैं? देखिए, आम भाषा में 140 करोड़ जनता के लिए डायरेक्टली अगर देखा जाए तो इस बजट में एज सच कुछ बताने लायक नहीं है कि 140 करोड़ जनसंख्या को कुछ डायरेक्टली कुछ मिला हो, किसी नई योजना का शुभारंभ हुआ हो या घोषणा हुई हो, वैसा बिल्कुल भी नहीं। बजट 2 ही प्रकार के होते हैं, या तो शॉर्ट टर्म बजट होता है या फिर लॉन्ग टर्म बजट होता है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार का ये 3रा कार्यकाल है और निर्मला सीतारमण जी का ये 9वां बजट है, तो उनके पास शॉर्ट टर्म बजट पेश करने का बहुत ज्यादा कोई कारण बचा नहीं था। इस बार उन्होंने पिछली बार की जो गलतियां हैं, 12 लाख का जो टैक्स रिबेट उन्होंने लास्ट ईयर दिया था, वैसा शॉर्ट टर्म मेजर कुछ भी उन्होंने आम जनता के लिए इस बार नहीं लिया। इस बात के लिए उनकी सराहना करनी चाहिए। बजट में कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं, वो मैं दोनों अपना पक्ष रखना चाहूंगा उसमें। बजट की अगर सबसे अच्छी चीज कोई है तो वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने 12,20,000 करोड़ का एक प्रावधान किया है, जो पिछले साल 11,11,000 करोड़ का था, उससे पहले 11,02,000 करोड़ का था। लेकिन हम इतिहास में देखेंगे 5 साल के दरमियान में ये बजट 3 लाख करोड़ से बढ़ के 12,20,000 करोड़ तक पहुंचा है।
तो निश्चित तौर पे आज की डेट में हमें शॉर्ट टर्म मेजर्स की नहीं, देश को इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है जो लॉन्ग टर्म में एसेट फॉर्मेशन में और रोजगार के सृजन में मदद कर सके। 2 पॉइंट और मैं आपको बताता हूं जो निश्चित रूप से आपने भी अपने उसमें उद्बोधन में उसको कवर किया था, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेट टू जीडीपी का जो रेशियो है वो 56.1% है आज की डेट में भारत के ऊपर, और उन्होंने 2030 में संसद में अगर ये कहा है कि वो 2030 में उसको 50% से नीचे लेकर जाना चाहती हैं, भारत के लिए लेके जाना चाहती है। निश्चित तौर पे अगर भारत अपना कर्ज कम करना चाहता है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है कि जीडीपी के संदर्भ में आप भरे मंच से अपने कर्ज को कम करना चाहते हैं और साथ में आप इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा बढ़ा रहे हैं, तो दैट मीन्स पॉपुलिस्ट मेजर के लिए बहुत ज्यादा आपके पास में वैसे भी गुंजाइश बची नहीं थी। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट इस साल 4.4% है, उन्होंने नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट रखा है 4.3%। फिस्कल डेफिसिट मतलब राजकोषीय घाटा, कि आपकी जितनी इनकम है माइनस एक्सपेंडिचर है सरकार का, वो घाटा उन्होंने 4.4% से 4.3% की तरफ ले जाने के बारे में बात करी है। तो निश्चित तौर पे जितनी घोषणाएं हैं वो अपनी जगह है, लेकिन ये जो 3 बातें, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेट टू जीडीपी रेशियो और फिस्कल डेफिसिट को कम करना, वो अपने आप में बहुत ही एक सार्थक कदम है। जहां तक पॉपुलिस्ट मेजर का सवाल है, उन्होंने टैक्स भले ही कम नहीं किया, लेकिन मैं आप छोटे छोटे से पेन पॉइंट्स बताता हूं। इनकम टैक्स की रिटर्न 31 जुलाई की जो लास्ट डेट थी उसे फाइल करने में तकलीफ आती थी, वो उन्होंने दो उसको डेट चेंज करी है, 31 जुलाई और 31 अगस्त की है। मार्च राखी जी जो उन्होंने की है वो लेट फाइलिंग के लिए जो डेट 31 दिसंबर थी उसको 31 मार्च किया है। तो ऐसे करके ये एक सार्थक कदम है, भले ये प्राइमा फेसी ऐसा दिखाई नहीं देता, बट इट्स अ गुड इनिशिएटिव। वैसे उन्होंने टीडीएस के प्रावधानों में चेंज किया है, तो टीडीएस के प्रावधान दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन उनका भी एक प्रोसीजर उसमें तो एक बहुत बड़ा इशू है। अब मैं नेगेटिव पॉइंट्स आपको बताता हूं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और एफआईएस को डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो आपने रेटिंग वाली बात बोली थी, डेफिनेटली भारत की रेटिंग सुधरती है अगर डेट टू जीडीपी रेशियो और फिस्कल डेफिसिट आपका कम होता है, तो भारत की रेटिंग सुधरती है, बाहर से हमारे पास डेट में पैसा आता है। लेकिन आज हम 27 सितंबर 2024 से जो मार्केट में फॉल आ रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 3 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे निकाल चुके हैं, उसका बेसिक रीजन ये कि वो यहाँ पे आकर के इन्वेस्टमेंट अभी नहीं कर रहे हैं, उनका आउटफ्लो है, इनफ्लो नहीं है। उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी इसमें नहीं कहा गया, ये अपने आप में एक चिंता वाली बात है। और दूसरा, आज अगर आप देखेंगे स्टॉक मार्केट में काफी बड़ा करेक्शन आया है, डाउनफॉल आया है, 2% से ऊपर मार्केट सेंसेक्स आज नीचे है। उसका बेसिक रीजन ये है कि एसटीटी जो टैक्स है, फ्यूचर और ऑप्शन पे उन्होंने एसटीटी का जो बढ़ोतरी की है, वो अपने आप में फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के लिए नेगेटिव है, और मार्केट में उसको बहुत ही नेगेटिव तरीके से लिया है, उससे मार्केट में लिक्विडिटी कम हो सकती है। जी राखी जी। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। जकिया जी मुझे सुन पा रही हैं? आवाज आ रही है राखी, प्लीज? हाँ मैम, कैसे बजट को देखती हैं? बहुत सारे सेक्टर्स के लिए बात की गई है, और आम जन से यदि कंपेयर करके देखें तो आपका क्या मत है? आज सभी लोगों से देखिए, मेरा पहला सवाल तो यही होगा कि बजट को कैसे देखते हैं। पक्ष विपक्ष तो पक्ष यदि साइड लेगा तो विपक्ष उस पर क्वेश्चन मार्क करेगा खड़ा, लेकिन फिर भी बजट है, आया है, कितना इफेक्ट करेगा आने वाले समय तक के लिए, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चीजों को रखा गया है, कैसे आप देखती हैं? देखो राखी, यहाँ पे है ना 3 चीज बहुत ही क्लियर है। एक तो कि आम जनता के लिए कोई भी ऐसा प्रोविजनल नहीं यहाँ पे किया गया है जिसमें उस चीज को अप्रिशिएट किया जा सके या उस चीज के बारे में इवन डिस्कस किया जा सके कि हाँ ये चीज है जिस टॉपिक पे हम लोग को चाहिए। दूसरी कोई भी चीज जो यहाँ पे, चाहे वो इंफ्रा के बारे में हो चाहे किसी और चीज के बारे में हो, बहुत क्लियरिटी नहीं है। मतलब एकदम ट्रांसपेरेंसी जो होती है ना कि हाँ ये मेजरमेंट लिया जाएगा, ये किया जाएगा, ऐसे होगा और ऐसे होगा, वो क्लियर नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे जैसे ओमनाथ जी बता रहे थे कि हाँ काफी सारा इंफ्रा पे है 2-3 साल के अंदर, तो उसी 2-3 साल के अंदर वही इंफ्रा कितना जल्दी जल्दी टूटा है वो भी हमारे सामने है। मतलब 15-20 तो ऐसे एग्जाम्पल्स है, और बिहार का तो खैर बोलो ही नहीं, 12 ब्रिज टूटे थे विदिन 18 से 20 दिन के अंदर, तो उसको तो हम लोग कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इंफ्रा के बारे में
में बातें मतलब ठीक है, बजट लिया जा रहा है, लेकिन बजट लाने के बाद उसको एक्सपेंडिचर किया जा रहा है और एक्सपेंडिचर की जो वैल्यू होनी चाहिए, जिसके बदौलत हमारी इंफ्रा अच्छी होनी चाहिए, वो तो हो नहीं रही है। फिर वो गिर जा रहा है, तो फिर उसके बाद चीजें चल रही हैं। खैर ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि माइनॉरिटी सेक्शन में यहाँ बात किया जाए, तो ना ही SC ST और OBC के लिए या EBC के लिए किसी के लिए भी ऐसे स्कॉलरशिप की प्रोविजन को हाईलाइट्स नहीं किया गया, जो कि बहुत ही एक उम्मीद लगा के बैठते हैं कि इस बार बजट में कुछ ऐसी आएगी। क्योंकि देखो, एजुकेशन इज समथिंग, उसके बिना किसी का चारा नहीं। 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, दैट इज एजुकेशन, जॉब एंड देन MSME प्रोविजन। तो MSME में जैसे इन लोगों ने बढ़ाया तो है, बट देन आप अगर उसको ऑल टुगेदर देखिए कि उसमें जो एक होता है कि इजी करना, ठीक है, वो अभी भी नहीं है। There is so many paperworks including a lot of other things, जिसकी वजह से जो MSME पहुंचनी चाहिए एक बैकग्राउंड तक, एक प्लेटफॉर्म तक, एक 1-to-1 पर्सन तक, वो नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से अभी भी हमारी GDP की रेस में हम लोग थोड़ा प्रॉब्लम में रह रहे हैं। अगर यही चीज डायरेक्टली हम चीजों को पहुंचा सके और जिस तरह से हम इस तरह के बजट ला रहे हैं उस तरह का रियल में हो सके, देन इट इज वेरी गुड। क्योंकि आप फॉर एग्जाम्पल, फिर अगेन मैं बोलूंगी, बिहार का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। 10,000 रुपए दिया गया ये बोल के कि भाई आप ग्रुप में इस चीज को इन्फ्लुएंस कीजिए अपने बिजनेस को, और फिर वापस मांग लिया गया। तो बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल है विच वी कैन टॉक लेटर, क्योंकि अभी सिर्फ बजट के बारे में बात हो रही है, तो लेट्स फोकस ऑन दैट। उसके बाद फिर आप अगर बात कर लो कि अपार्ट फ्रॉम ये जॉब्स अगेन, क्योंकि 2 ही चीज है जिससे इंसान की दिनचर्या और इवन हमारे इंडियन गवर्नमेंट की GDP और हमारी अपनी खुद की पर्सनल थिंग्स बहुत इन्वॉल्व होती है। दैट इज अदर आपको जॉब मिले, या तो फिर आप बिजनेस में इस तरह से इन्वॉल्व हो जिसमें से आप कमाएं और दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकें। तो ये दोनों ही चीज मेरे ख्याल से अभी बहुत ही ब्लंट गया है। इसमें कुछ भी ऐसी प्रोविजन नहीं दिखी है जिसको लेके हम लोग कहें कि हाँ, हम लोग एक आम आदमी के लिए या एक लोअर मिडिल क्लास के लिए या एक यूथ के लिए कुछ वहां पे प्रोविजन दिख रहा है कि हाँ, अब कुछ बेटरमेंट आएगा। मुझे लगता है इस पे काफी ज्यादा क्लियरिटी की जरूरत थी, जो कि नहीं आया है। और निवेशकों के लिए डेफिनेटली जो जैसे बात हो रही थी फॉरेन फंडर्स के लिए, तो डेफिनेट सा बात है कि देखो, एक सिक्योरिटी मैटर बहुत पहले से चला आ रहा है, वो भी उसमें भी हम लोग की जो प्रोविजन है, डेफिनेटली यहाँ पे तीनों आदमी के लिए कुछ कुछ उन लोगों ने अच्छा अनाउंस किया है कि चीजें बढ़ाई है। लेकिन ऐसा कोई चीज नहीं है जैसे खासतौर से आर्म्स को लेके कि अपडेट करना है, ये सारी चीजें बढ़ाई गई हैं, तो ये हमारे देश के लिए अच्छी है। लेकिन कोई भी ऐसी सेफ्टी पॉइंट्स नहीं ली गई है, जैसे अभी यहाँ पे पुलवामा हुआ, उससे पहले कुछ हुआ, और फिर बहुत सारी टैक्सेशन जो हमारे फॉरेन जो इन्वेस्टर हैं उनके ऊपर जो लगती है, उसको प्रोविजन को हटाने के लिए कोई भी ऐसी स्टेप नहीं इनिशिएट की गई जिससे हम फॉरेन इन्वेस्टर को फिर से अट्रैक्ट कर सकें और अपनी चीजों को इंक्रीज कर सकें। तो मुझे लगता है ये कुछ पॉइंट्स हैं मेजर जो जिसपे क्लियरिटी और फंक्शनिंग होनी चाहिए थी। ठीक है, मैम वापस आऊंगी। शमशी आजाद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? शमशी आजाद जी जी बोलिए। हाँ, बजट को लेके देखिए, क्योंकि बजट ऐसा है, मैंने इसीलिए पहले आज विश्लेषकों के साथ जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे इस चर्चा को शुरुआत की, क्योंकि वो बेसिक चीज़ों को समझते हैं, पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। तो सरकार के हित से सत्ता पक्ष के लिए तो बजट बहुत अच्छा है, लेकिन आम लोगों के लिए ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। उसको कैसे क्लैरिफाई करेंगे? देखिए, पूछने का मकसद ये है कि विज़न जो 2047 तक लेकर जा रहे हैं, अभी 2026 में हम उसका कितना लाभ ले पाएंगे? हम ये नहीं कह रहे कि खराब है चीज़ें, अच्छी बात है, हम आगे तक का सोचते हैं, लेकिन हम 26-27 में कितना लाभ ले पाएंगे, ये जनता पहले चाहती है। धन्यवाद आपको, आपके चैनल के दर्शकों को भी नमस्कार, और पैनल में बैठे हुए सभी हमारे भाइयों बहनों को भी, और आपको भी धन्यवाद कि आपने मुद्दा रखा और हम लोगों को अपनी बात कहने के लिए यहाँ पर बुलाया। देखिए, ये ऐतिहासिक बजट है, और सबसे बड़ी इसमें ऐतिहासिक बात यह है कि एक महिला होते हुए जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी लगातार 9 वर्षों से निर्मला सीतारमण जी निभा रही हैं, ये भी कहीं ना कहीं विपक्ष को कचोटने का एक मौका दे रही। विपक्ष इसके ऊपर भी
लगातार हमला करने के लिए तैयार रहता है कि भाई कैसे एक महिला के हाथ में इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत की कमान कैसे दे दी गई। तो हम लगातार इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। और देखिए, अभी आपने कहा कि आम लोगों के लिए नहीं है, तो आम लोगों के लिए सबसे बड़ी चीजें ये है कि जो गंभीर बीमारी से लड़ने वाली दवाएं थी, उनमें 17 दवाएं कम से कम जो है उसको जो है कम किया है, उसके ऊपर जो है टैक्स हटाने की बात की गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात अगर की जाए तो उस पर भी कहीं ना कहीं कमी करने की बात की गई है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देश को मजबूत करने की बात कर रही है, आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने की बात कर रही है, जीडीपी को बढ़ाने की बात कर रही है, देश को मजबूत करने की बात कर रही है। रक्षा बजट भी बढ़ाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आज मार्केट फ्लो कर रहा है, जिस तरीके से आज विश्व की निगाहें पूरी भारत पे टिकी हुई है कि भारत के ऊपर कि भारत क्या कर रहा है, भारत क्या नहीं कर रहा है, उस विषय पे लेकर और 2027 तक की जो हमारी मिशन है, 2027 तक का जो विजन है प्रधानमंत्री मोदी का, भारतीय जनता पार्टी का, उसमें कहीं ना कहीं ये बजट जो है आज का जो है 53 लाख करोड़ का बजट जो है, ये कहीं ना कहीं एक जो है मील का पत्थर साबित होगा। ये सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो रोड की बात, रोड कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे एयरपोर्ट की बात करें, चाहे रेलवे की बात करें, अभी देखिए कॉरिडोर की बात की गई है, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से जो है क्या कहते हैं कि कहाँ का था याद नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो है एक मजबूत स्थिति है, मजबूत दिशा में कारगर कदम है। उसके अलावा आपके जो है रक्षा बजट बढ़ाने की बात है, 15,000 स्कूल खोलने की बात है, 500 बड़े कॉलेज खोलने की बात है, हॉस्पिटल को बढ़ाने की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के लिए हर जिले में खासकर, जिसकी वजह से ये कि जो बहनें हमारी जाती की पढ़ने के लिए उनको कम से कम एक सुरक्षित स्थान नहीं मिलता था, तो अब वो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने के लिए उनको एक अच्छा माहौल मिलेगा, सुरक्षा का माहौल उनको मिलेगा। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बजट को जो है कामयाब करती हैं। जनरल बात यह है कि सभी लोगों ने इस पर जो है मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। जो गरीब तबका है उसने ये, क्योंकि उनके ऊपर कोई अलग से लोड नहीं रखा गया, उनके ऊपर अलग से कोई टैक्सेस बढ़ाने की बात नहीं की गई है, तो उनको ये लगा है कि राहत भरा बजट है और इसकी जो है सभी लोगों ने सराहना की है। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से हमलावर है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, उनको तो यही नहीं अच्छा लगेगा कि भाई बजट पेश किया गया और संडे के दिन पेश किया गया, कैसे किया गया। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उनके लिए विरोध की बात जरूर करती है। लेकिन हम पूरी तरीके से मुतमईन है, क्योंकि इस बजट में अलग से कोई टैक्सेस नहीं, अलग से कोई बढ़ाने का काम नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बड़े बड़े कारखाने लग रहे हैं, जहाँ बसें तक बनाई जा रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिससे कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ेगा। भाई साहब हमारे बता रहे थे यहाँ से इन्वेस्टर अपना पैसा निकालने सोचे, लेकिन जब उनको सुरक्षित माहौल मिलेगा, उनको एक अनुकूल माहौल मिलेगा, तो यही इन्वेस्टर जो आज भारत से भागने की बात करें, कहीं ना कहीं भारत में आने की बात कर रहे हैं। क्योंकि पहले जो होता था उनको डर एक सताता था, टेरर का डर सताता था, माफियाओं का डर सताता था। अब वो डर जो है पूरी तरीके से यहाँ से गायब हो चुका है। अब बिल्कुल अनुकूल माहौल है और यहाँ पर इन्वेस्टर जो है पूरी तरीके से लगातार इन्वेस्टर समिट जो हुई, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनको जो है इन्वेस्ट करने का मौका दिया जा रहा है। और उनकी भी कहीं ना कहीं से ये बातें हैं कि देश को मजबूत करना, देश में रहना है, तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा। शेयर बाजार की बात अगर करें तो शेयर बाजार आज संडे था और शेयर बाजार पहले से कहा जा चुका था कि आज रविवार का दिन है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिरावट जरूर आएगी। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने कहा था कि धड़ाम हो जाएगा, बढ़ाम हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति नहीं आई है। और बजट जो है क्या कहते हैं, शेयर बाजार भी इस वक्त जो है संभल चुका है। ठीक है, वापस आऊंगी। स्वामीनाथ जी जुड़े हमारे साथ। चलिए, स्वामीनाथ जी अभी कनेक्ट नहीं है। विवेक जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ, विवेक जी, कैसे समाजवादी पार्टी इस बजट को देखती है? अखिलेश यादव ने तो कहा कि उनकी समझ से परे है ये बजट। देखिए, बड़ी गंभीर स्थिति है कि ये बजट लाया गया इस देश के सामने, और ये बजट फिर से लाया गया उसी तरीके से जिस तरीके से सरकार अपने आप को स्वयं कटघरे में खड़ा करती है। इसमें कुछ विशेष टिप्पणियों के साथ कुछ फैक्ट्स रखना चाहूंगा मैं। मोदी सरकार के कार्यकाल में 14 से 25 में नॉमिनल जीडीपी CAGR रही है 7 से 9% के आसपास, जबकि पूर्ववर्ती सरकारों में 4 से 14 के बीच में ये थी 11.6% के आसपास। मतलब ग्रोथ गिर रही है लगातार, और सरकार इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहती, जिसको कि राखी जी IMF ने बाकायदा C ग्रेड देते हुए इस बात को भी स्पष्ट रूप से लिख दिया अपनी रिपोर्ट में कि सरकार आंकड़ों में खेल कर रही है और हेराफेरी कर रही है। बीजेपी के घोषणा पत्र में 10% जीडीपी ग्रोथ का वादा था, जबकि ग्रोथ हमारी 7% से भी नीचे है, और कागजों पे ये इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। एक बड़े आश्चर्य की बात ये लगती है मुझे कि आज जो बजट आया, इस बजट देखिए, बजट जनरली आमतौर पर सरकारें लाती हैं देश की जनता के लिए, देश की जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। लेकिन ये बजट जो आया, ये पूरी तरह से मैं कहूंगा, खुल करके कहूंगा कि व्यापारिक मित्रों को लाभ देने के साथ
इस पूरे पैसे को घुमाकर, चाहे इसको आप सुनियोजित हवाला कह लीजिए, चाहे आप इसको ब्लैक मनी को घुमा करके इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में चंदे लेने की प्रक्रिया कह लीजिए चुनाव के पहले, क्योंकि आपको याद होगा कि जब पार्लियामेंट सदन चल रहा था उस समय इन्होंने कई बिल पास कराए थे, जिसमें एक महत्वपूर्ण बिल आया था जिसमें कि हमने डिबेट भी करी थी, एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, जो कि आज उसी का जो मुख्य प्रारूप है, एनर्जी ट्रांजिशन और ग्रीन हाइड्रोजन बजट में, जिसमें कि 19,789 99 करोड़, 600 करोड़ और 20,000 करोड़ का कार्बन कैप्चर का बजट ये लेकर के आए। अब अडानी समूह ने गुजरात के मुंद्रा पोर्ट में दुनिया का सबसे बड़ा भारत का ग्रीन एनर्जी पार्क विकसित करने की घोषणा की है, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसी परिप्रेक्ष्य में रिलायंस ने जामनगर में धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा की। तो इसका सीधा सीधा, और जो पूर्व में विधेयक इन्होंने पास कराया उसका सीधा संबंध जो है कार्बन ट्रेडिंग के लिए मार्केट के रास्ते खोलना था, और अब इसका सीधा वित्तीय लाभ इन ग्रीन प्रोजेक्ट्स को कार्बन क्रेडिट के माध्यम से मिलने जा रहा है। तो ये बात तो स्पष्ट है कि ये बजट जो आया है सुनियोजित तरीके से अपने व्यापारिक मित्रों को लाभ देने के लिए, लॉजिस्टिक पोर्ट आधारित विकास के लिए जो बजट लाया गया है 26 में, रेयर अर्थ कॉरिडोर और कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10,000 करोड़ का, उसमें अडानी पोर्ट्स भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र में सबसे अग्रज नेतृत्व कर रहा है। विंझिझम पोर्ट और केरल और मुंद्रा पोर्ट का विस्तार इसी विजन का हिस्सा है। मैरीटाइम एड टू नेविगेशन बिल को ये पहले ही पास करा चुके हैं, जिसमें कि पोर्ट की सारी अथॉरिटी अडानी ग्रुप के पास रहेगी, सरकार की उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगी। तो ये पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई देता है कि ये जो बजट लाया गया है, ये पूर्ववर्ती बिलों को जो पास कराया गया उसके प्रारूप को पूरा करने के लिए लाया गया। और एक सबसे महत्वपूर्ण बजट में जो बात आई है, डेटा और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, अब 5G का जो लॉन्चिंग करने जा रहा है रिलायंस करने जा रहा है, और अडानी जो है एआई लैब्स के लिए सबसे बड़ा फंड लेकर के आ रहा है। अडानी कॉनेक्स के नाम से उसका ड्रीम प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। डेटा सेंटर प्रोजेक्ट लाभार्थी अडानी कॉनेक्स इस डिजिटल क्रांति के सबसे बड़े बेनिफिशियरी होंगे। और इसी में जो अभी पूर्ववर्ती में बजट पास हुआ था, आपने भी डिबेट की थी उस पर, दूरसंचार विधेयक, टेलीकम्युनिकेशन बिल और डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट डीपीडीपी, डेटा स्टोरेज स्पेक्ट्रम आवंटन के नियमों को जो सरल बनाएगा और इन समूहों के बड़े निवेश को सुरक्षा प्रदान करेगा। सेमीकंडक्टर की भी बात कर लेते हैं। सेमीकंडक्टर को बड़ा हवा दे रही है सरकार। अभी ये बात आई कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हम आगे जाएंगे। 2026 में सेमीकंडक्टर मिशन के लिए 40,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और अडानी समूह ने महाराष्ट्र में इजराइल कंपनी टावर के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर का इकोनॉमिक टाइम्स लगने का प्रस्ताव पारित किया है। तो सरकारी सब्सिडी, सबसे बड़ी बात है कि एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को छोड़ के, मैक्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को छोड़ के इन प्राथमिक उद्योगों को प्राथमिकता देते हुए ये अपने व्यापारिक मित्रों को लाभ देने के उद्देश्य से इस बजट को लाए हैं। अगर आम आदमी के लिए इसमें कुछ है, सामान्य वर्ग के लिए कुछ है, तो मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि कल हो सकता है कि हमको कल सुबह खाने का तेल 60 रुपए किलो मिलेगा, गेहूं हमको हो सकता है कि 30 रुपए किलो मिलेगा, पेट्रोल हो सकता है कल ये घोषणा कर देंगे कि 60 रुपए लीटर मिलेगा। भाई अगर देश की जनता के लिए बजट है, और सबसे बड़ी बात, वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो ट्रेन में आरक्षण की सुविधा थी जिसको इन्होंने समाप्त किया था, वो हो सकता है कल फिर लागू हो जाए। अगर सामान्य लोगों की बजट, ये आम जनमानस के लिए बजट है, तो आम जनमानस की जो पहुंच से सोना और चांदी, खासकर शादियों का मौसम आ गया है, बच्चियों की शादियां होनी है, लड़कियों की शादियां होनी है, तो उसके लिए हो सकता है सरकार अपना एक गोल्ड रिजर्व सब्सिडी के रूप में, हो सकता है कि कल को हो सकता है 60,000 70,000 के रेट पे अपने देश के नागरिकों को, आप वही शादी जिसके यहाँ है उसके लिए 10 ग्राम 20 ग्राम का प्रावधान कर दे कि आप आइए इस रेट पे लेके जाइए, देश की सरकार आपके साथ खड़ी है। भाई देश के जनता का बजट है ना, सरकारी राजनीतिक दलों का बजट तो है नहीं है। भाई मैं तो पूछूंगा ना, हमारे भाजपा के मित्र बैठे हुए हैं, बताइए मुझे, किसान तो लगातार आत्महत्या कर रहा है, किसान को आप देते हैं सब्सिडी और किसान के किसानी की प्रतिशत आय लगातार गिरती जा रही है। 1.5 लाख से अधिक किसान अभी तक आत्महत्या कर चुका है, उस पर ये बात ही नहीं करेंगे और कहेंगे कि किसानों के हित की। बताइए अच्छा, कितने विश्वविद्यालयों की फीस आपने खत्म कर दी है या कम कर दी है? भाई मैं तो पूछूंगा ना, आईआईएम की फीस कितनी आपने कम की है? प्राइवेट स्कूलों की फीस को तो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बैठ करके धर्म की बात करेंगे मंचों पे और बात करेंगे कि हम धर्म और सनातन की बात करते हैं, और अपने बच्चों को आप भेजते हैं मिशनरी स्कूल में। तो ये तो बड़े आश्चर्य की बात है भाई कि दो तरफा रवैया अपना करके न देश को चला पा रहे हैं, न विदेश नीति पे साबित कर पा रहे हैं। और ये एक बात तो है, चलिए ठीक है, अब उस बात को मैं चूंकि लाना नहीं चाहता अभी, क्योंकि अब इस पे हम कल चर्चा करेंगे। कोई फाइल आई है अमेरिका की, सुन रहे हैं, उसके भी दबाव में बहुत है, उसकी वजह से भी बजट में काफी कटपिट करके आनन फानन में बजट को बस पेश कर दिया गया है। ये बजट वास्तव में सब्सिडी के और हाँ, दवाओं की बात आई अभी, 19 दवाइयों के आप उस पे सब्सिडी देने जा रहे हैं आपने। लेकिन एक बात इस देश को नहीं बताई, आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे टैक्स को वो किया है, रिबेट सब्सिडी प्रोवाइड की है, आपने एक्सपोर्ट ड्यूटी पे नहीं की है। तो हमारे देश में जो छोटे सामान्य खास करके मैन्युफैक्चरर हैं,
अब वो क्या इस संघर्ष को, इस चुनौती को कैसे लड़ेंगे, उस पर भी आपको स्पष्ट करना चाहिए था। भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाला तो बड़े बड़े सब्सिडरी वाले तो चलिए पा जाएंगे आपके इस बजट को, लेकिन एक बात राखी जी, इस देश में क्या कभी चर्चा होती है? ये जो 10,000 करोड़ 40,000 करोड़ इस बजट का आवंटन आप किस आधार पे करते हैं? एमएसएमई वालों के पास उनके पास कैपिटल नहीं होता है, उनके पास 50 से अधिक कंप्लायंस में वो फंसे रहते हैं, उनकी 90 से ज्यादा अभी तक सब्सिडीज बंद हो चुकी है, 90 से ज्यादा स्टार्टअप बंद हो चुके हैं इंडिया में। ये बात ये नहीं बताएंगे। टायर 1 टायर 2 में 50-56% के आसपास का रेशियो है, जहां पे कि स्टार्टअप बंद हो चुके हैं। ये बात सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि भाजपा जब भी बात करेगी तो भाजपा का डिजाइन और ड्राफ्ट ऐसा होता है जिससे कि इस देश के बड़े उद्योगपतियों को लाभ मिले। वो पैसा फिर वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में, उसी पैसे से वो चंदे के रूप में वो पैसा इनके पास पहुंचेगा और उसी के माध्यम से विदेश चुनाव को प्रभावित करने का काम करेंगे। वास्तव में ये बजट है ही नहीं। ये बजट व्यापारिक मित्रों के पास देश की जनता के टैक्स के पैसे को पहुंचा करके इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में लेने का एक प्रारूप है। दैट्स इट। मुझे ये बजट इसी तरह दिखाई देता है। ठीक है, स्वामीनाथ जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राकेश जी सुन रहा हूं। कैसे इस बजट को देखते हैं सर? देखिए, अब ऐसा बजट मुंह खोलते ही करोड़ों स्वाहा हो गया, 6 लाख करोड़ स्वाहा। इस बजट में जिस तरह से 47 का सपना दिखाया जा रहा है, पहले भी सपना बेचकर ये भारत के युवाओं को बेरोजगार किया गया, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते में काले धन लाने का बात कहा गया, लेकिन इनका 47 का सपना है 27 में भूखे मरो। आप स्किल की बात करते हो, आप इंडस्ट्रीज की बात, गुजरात में इंडस्ट्रीज लगेगा, बिहार में 21 साल से इनकी सत्ता है, समझौता का डबल इंजन की सरकार, वहां पर एक इंडस्ट्रीज आज तक नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? सत्ता आपका तो पूरे देश में है, लेकिन एक स्टेट के लिए आप काम करोगे। और रही बात किसान का, वही यूरिया कम पे कम होते जा रहा है, 50 से 45 किलो हुआ, अब 40 किलो हो गया। क्रूड ऑयल सस्ता होता है, लेकिन डीजल पेट्रोल का भाव कम नहीं होता है। बजट पेश होने से पहले गैस का भाव 50 रुपया बढ़ा दिया गया उसका। और जिस तरह से आप देखे होंगे 90,000 स्कूल बंद हो गया। ये नया शिक्षा नीति क्या लाएंगे? पूरे स्कूल बंद कर, इनके शासन में जितना स्कूल बंद हुआ है वो आज तक कभी नहीं आए। तो इनसे पूछा जाता है तो नेहरू जी से पूछते हैं कि नेहरू जी 60 साल में 70 साल में लोग क्या किए। ये 12 साल का हिसाब नहीं देंगे, वो 70 साल वाला हिसाब पूछेंगे। हम जो बताते हैं उसको बेचने का काम करते हैं, नाम बदल देते हैं। मनरेगा जैसा, महात्मा गांधी जी से इतना नफरत की मनरेगा का नाम बदल दिए, उसका काम को भी यानी उसके लिए बजट कितना दिए वो भी नहीं बताए। तो किसान मजदूर बदहाल, बड़े पूंजीपति खुशहाल। और हमारे मित्र बता रहे थे कि विदेश, यानी पहली बार होगा भारत में कि 14 के बाद 17 लाख लोग विदेश की नागरिकता ले चुके हैं, और विदेश से वो मंगा रहे थे। एक मित्र बोल रहे थे कि विदेश से लोग लौट के नया आ रहे हैं, लौट के आ नहीं रहे हैं, वहां जा रहे हैं। ये देश बदहाली की ओर जा रहा है। गरीबी 81 करोड़ 31 लाख लोगों को राशन क्यों देते हो? राशन फ्री का नहीं चाहिए, रोजगार मुहैया कराइए, उनके लिए इंडस्ट्रीज लगाइए, स्किल लाइए। स्वदेशी की बात करते हैं, धीरे से चाइना से गलबंदी भी लाल करते हुए पिलाट कर लेते हैं। तो कोई इनके बजट में ऐसा नहीं दिखा। जिस तरह से आप रक्षा सौदा में 13% डिफेंस के लिए लाए हो, जो पहले भी 17% 11 साल पहले था। और आप जिस तरह से बात करते हैं मिलियन ट्रिलियन के हम यहाँ पहुंचा दिए, भारत का ग्रोथ है पहुंच गया। अरे महंगाई दर पर खाद्य स्थिति बढ़ते जा रहा है, बद से बदतर। भारत 54 लाख करोड़ में कर्ज में था, 274 लाख करोड़ कर्ज हो गया। तो देश ग्रोथ कहाँ कर रहा है? देश में पूंजी निवेश करने के लिए कोई आ नहीं रहा है, कोई आपके पास ऐसा व्यवस्था नहीं है। टैरिफ बढ़ते जा रहा है विदेश का, उसके लिए आप कोई बजट में चर्चा नहीं किए कि इस टैरिफ को रोकने के लिए हमारे पास क्या नया आविष्कार होगा। हम कितने इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, कितने स्किल पैदा कर रहे हैं। हम विकसित भारत की बात करते हैं, अभी भारत कहाँ है उसका बात नहीं करते कि 26 में हम क्या है। हम 2 करोड़ नौकरी की बात करके आए, आज तक लड़के गिग वर्कर बनकर MA PhD के बच्चे पिज्जा पहुंचाते हैं। पूछते हैं क्या भैया तुम कितने पढ़े हो? तो हम MA किए हैं, नौकरी नहीं है, पिज्जा पहुंचा रहे हैं। वैकेंसियां खाली है, उसके लिए बजट नहीं लाया जा रहा है, नौकरी नहीं दिया जा रहा है। सारा देश के लोग क्या करेंगे आखिर? इनसे पूछा जाता है, कहते हैं रील बनाओ।
रील बना के सरकार सत्ता में बैठाई और अपने बच्चों को विदेश भेजेंगे, यहाँ के बच्चों को रील बनाओ और झंडा थमाओ, घंटा बजाओ। यानी घंटा से झंडा से नहीं देश चलता है, देश रोजगार से चलता है, देश व्यवस्था से चलता है। देश की गरीबी हटाना है तो राशन फ्री करिए, राशन देना बंद करिए, वहां इंडस्ट्रीज लगाइए, उनको काम दिए, अपंग मत बनाइए। देश अपंग बनना नहीं, हमारे भारत के लोग कर्मयोगी हैं, कर्म करना चाहते, गरीबी हटाने की बात करते थे। हमारे समय में 50 अनेक करोड़ गरीब थे, तो ये 25 करोड़ सब्सिडी गरीब हटा दिए, गरीबी अभी भी 81 करोड़ 31 लाख राशन के सहारे बचे हुए हैं। तो गरीबी कम कहाँ हुआ? न गरीबी करने के लिए कोई रेखा चित्र की है रेखा जी, न कोई नए इंडस्ट्री लगाने, किसानों पर बोले दुगनी आय 2022 में करने का सपना दिखाए थे। आज तक किसानों को कौन सा ऐसा आय कर दिए, कौन सा डीजल फ्री कर दिए, कौन सा पेट्रोल दे? 10,000 रुपया आप बिहार में देने की बात महिलाओं के, पूरे देश में आपकी सरकार है, वहां की महिला कौन सी गलती की कि 10,000 रुपया आप नहीं देना सको? तो चुनाव आता है तो एजेंडा तय हो जाता है, और जहां जहां चुनाव वही दिखता है इनको, और बाकी तो इनका देश ही नहीं है। ये चुनावी लोग हैं, जुमलों की सियासत इनके पास है। ये बजट फेंकू बजट है, लपेट है। इस बजट में किसी गरीब को, किसान को, मजदूर को ये नहीं देखा गया है। ठीक इस है, बजट में स्वामीनाथ जी। इंडस्ट्रीज लगाने का बात बिहार में क्यों नहीं कहा गया? क्यों नहीं झारखंड में बोला गया कि मैं इतना इंडस्ट्री लगाऊंगा? 3 एम्स आज तक क्लियर नहीं बन पाया, और सपना देखते हैं नेहरू जी ने क्या किया, भकरा बांध बनाया। ठीक है, और स्वामीनाथ जी। IIT और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज खड़ा किया, जहाँ सुई नहीं बनता था मिसाइल बनाने गए तो नाम बदलने का काम करते हैं। इनको गांधी से नफरत है, इनको देश से नफरत है, नाम बदलते हैं। बस नाम बदले, काम मत बदलिए। ठीक है, स्वामीनाथ जी एक सेकंड रुकिए। स्वामीनाथ जी एक सेकंड, एक छोटी सी प्रतिक्रिया एहतेशाम जी की आ जाए, एक छोटी सी प्रतिक्रिया एहतेशाम जी की आ जाए, उसके बाद जो भी समय मांग रहा है आप लोग अपनी बात रखिएगा। एहतेशाम जी मुझे सुन पा रहे हैं? एहतेशाम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही बराबर। कुछ बोलिए। हम लोग हाँ अभी आपकी आवाज, हाँ अभी आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार। सबसे पहले आज की जो बजट है, आज समझ लिए कि हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी आज 9वीं मर्तबा समझ लिए बजट पेश किए हैं, लगभग 1 घंटा 25 मिनट का उनका मतलब बहस उन्होंने लोगों को बताया 1 घंटा 25 मिनट में। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि हम वेस्ट बंगाल में रहते हैं, मेरे पश्चिम बंगाल के रिलेटेड एक भी शब्द उन्होंने यूज नहीं किया। लेकिन ये बड़ी बड़ी बात समझ लिए इन्होंने कहा था कि इस हिसाब से युवा को रोजगार देंगे और समझ लिए कि हेल्थ डेवलपमेंट को ठीक करेंगे, बेरोजगारी को ठीक करेंगे। लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं हुए हैं। ये समझ लिए अभी हमारे मित्र जो बोल रहे थे कांग्रेस के, बहुत सही बोल रहे थे। ये समझ लिए कि ये इसको बोलिए कि बेसलेस बजट, इसको बोलिए बेसलेस बजट, इसको बोलिए विजन लेस बजट। ये बजट जो है ये सिर्फ जो है दिखलाने का है। और इन्होंने बड़ी बड़ी बात कहते, हमने अपेक्षा की थी कि हो सकता है कि बजट में एजुकेशन को हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री करेंगे, हम सोचे थे कि हेल्थ डिपार्टमेंट को वो फ्री करेंगे। लेकिन इस तरह की हम लोगों की आशा निराशा में बदल गई राकेश जी। ये सिर्फ जो है लुभाने वाली बजट है। हमने सोचा था कि हो सकता है कि हमें आज निर्मला जी आज हम लोगों को कहेंगे कि शायद 106 का पेट्रोल है तो वो शायद 90 रुपया हो जाएगा। हमने सोचा था कि रसोई गैस जो है 1100 रुपया है, हो सकता है 800 रुपया घट के हो जाएगा। लेकिन कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक दिखावा है और ये एक सिर्फ मुखौटा है। हम जनता आज के बजट से संतुष्ट नहीं है। ये जो है जो भी बजट आज जो हुआ है ये हम लोगों के देश के गरीब किसान मजदूर के हित में नहीं है। इन्होंने बड़ी बड़ी बात 2014 से पहले कहे थे। आज बताइए हमारे पास कारोबार नहीं है, हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं है, हमारे पास यहाँ पैसा घूमने के लिए नहीं है, लेकिन विदेशों की यात्रा को ये सस्ता किए हैं।
मेरे पास अभी, मैं पश्चिम बंगाल से अगर दिल्ली जाता हूँ, मेरे पास एफोर्ड करने का पैसा नहीं है, लेकिन विदेश जाने के लिए मैं पैसा कहाँ से ला पाऊंगा? ये सोचने वाली बात। विदेश यात्रा सस्ता और हमारे देश में जो भ्रमण करेंगे वो महंगा। ये बहुत ही समझ लिए, ये बजट जो है ये सिर्फ एक मुखौटा है, ये एक दिखाने का बजट है। ये हम लोग संतुष्टि नहीं है। इनको कम से कम पूरे देश में के लोगों के लिए हेल्थ फ्री कर देना चाहिए, पूरे देश के लोगों के लिए शिक्षा फ्री कर देना चाहिए। मैं 2 चीज का, आज हमारे मित्र कह रहे हैं अभी कि 80 करोड़ जनता को समझ लिया 5 केजी अनाज पर निर्भर है, उसको बंद करिए, आप रोजगार दीजिए, आप व्यापार दीजिए। आज बड़े बड़े आप जाइएगा कारोबार की जगह में, वहाँ कारोबार नहीं है। ये देश की परिस्थिति हो गई है 2014 के बाद। हम समझते हैं राखी जी, ये बजट जो है ये असंतुष्ट बजट है। इस बजट से हम लोगों को कोई बेनिफिट नहीं है। मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से आता हूँ, मैं एक मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ। देखिए, जब केंद्र से में 2014 के पहले हम लोग माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए 10,000 करोड़ हर साल जो है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड करती थी, लेकिन उस बजट को 7,000 घटा करके 3,000 कर दिया गया है। अब सोचिए कितनी बड़ी दुख की बात है। तो ये कहीं ना कहीं समझिए कि बजट जो है, ये बजट सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास बोलते हैं, लेकिन विकास नाम का कोई चीज नहीं है, विनाश है। देश में विनाश ही विनाश है। आज समझिए कि जहां 3,000 हमारे घर में खर्च होते थे, आज 30,000 में भी हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। पूरा देश क्राई कर रहा है, 5 केजी अनाज पर निर्भर है। अब सोचिए तो देश का क्या हाल होगा। आज हम लोग गरीबी रेखा के बांग्लादेश से हम आज कंपैरिजन कर रहे हैं। आज हम बांग्लादेश के काबिल खड़े हुए हैं। हमें अमेरिका, हमें चाइना, हमें समझ लिए कि जापान से टक्कर करने का था, लेकिन हमारी परिस्थिति क्या है? हमें मुआवजा किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है बांग्लादेश पाकिस्तान से। तो ये बजट से असंतुष्टि है राखी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी सभी लोगों की बात क्योंकि आ गई है, थोड़ा सा समय भी बचा है। मैं चाहती हूँ जो महत्वपूर्ण कोई सुझाव है, कोई बात है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, उस पर अपनी इस बात को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि देखिए बजट तो आ गया है, अब हम कितने ही उस पर इफ एंड बट करें, उसका प्रॉपर काम कैसे होगा। जो विवेक जी ने एक बात बोली थी कि करोड़ों जो दिए गए हैं जिन जिन योजनाओं के लिए, जिन जिन प्रोजेक्ट्स के लिए, उनका आवंटन किस प्रकार से होगा। तो इम्प्लीमेंटेशन मस्ट है। यदि वो प्रॉपर तरीके से होगा तब तो कुछ ठीक है, यदि वो ठीक नहीं होगा तो फिर दिक्कत कहीं ना कहीं होगी। तो मैं ओमनाथ जी, आप में से जो भी अपना बात रखना चाहते हैं प्लीज अपनी बात रखिएगा, लेकिन एक छोटा सा सवाल ओमनाथ जी से। ओमनाथ जी, अभी इस स्थिति में क्या करें? एक मूल प्रश्न देखिए सभी ने उठाया, जो मैंने कहा था 2047 तक और भारत की इकोनॉमी तक और बड़ी शक्ति बनने तक हम सब चाहते हैं, लेकिन जब भी कोई बजट आता है ना, तो प्रेजेंट में हम कहाँ हैं, हम वहाँ उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती है लोगों की कि हाल फिलहाल में हमको क्या मिला। तो क्या हम इसे अभी हाल फिलहाल से थोड़ी फौरी राहत के तौर पर कुछ देखें या बिल्कुल नहीं? ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो फ्यूचर के लिए है। नहीं, वो मैंने शुरुआत में ही कहा था राखी जी कि इसमें शॉर्ट टर्म में कुछ भी इस बजट में नहीं है कि जिसको मिडिल क्लास या फिर कोई तबका देख करके ये समझे कि मुझे बजट में डायरेक्टली कुछ मिला। कि जैसे उम्मीद थी कि आयुष्मान में 70 साल की जो उम्र है वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का व्यक्ति भी हेल्थ से संघर्ष कर रहा है, उसकी अगर वो आयुष्मान की एज को कम कर दिया जाता तो उसे काफी राहत मिलती। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब तबका ही परेशान होता है। एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, ये कुछ ऐसे खर्चे हैं जिसमें सबको बराबर का ही खर्चा आता है। हम जब अस्पताल जाते हैं काफी बड़ा खर्चा होता है मिडिल क्लास के व्यक्ति के लिए। हर आदमी हेल्थ इंश्योरेंस को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो एजुकेशन, हेल्थ, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे सरकार को गंभीरता से सोचना होगा कि काफी बड़ा तबका है जिसमें बड़ा पैसा खर्च होता है, उसके लिए वो कुछ ना कुछ प्रावधान करें। और जितने भी पैनलिस्ट ने पॉइंट्स उठाए वो बिल्कुल वैलिड हैं, वो जनता की ही आवाज है, जनता के बीच से आई हुई आवाज है। सबके अपने अपने वर्जन है, 2 वर्जन है कि जनता को भी राहत मिलनी चाहिए और हमें आगे के बारे में भी सोचना चाहिए। सब कुछ हम आज का सोचेंगे तो आगे के लिए भी तकलीफ होगी। ठीक है, ज़किया जी अपनी बात रखिएगा। मैं राखी सिर्फ एक चीज बोलना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता है उन्होंने बोला कि निर्मला सीतारमन जी ने इतना बड़ा काम किया और इसीलिए अपोज किया जा रहा है। तो मुझे उस टाइम में बहुत ही दुखद हुई, क्योंकि बहुत सारी एग्जाम्पलरी वुमेन्स हमारे यहाँ रह चुकी हैं जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और बहुत अच्छी तरीके से निभाती हैं। और मुझे लगता है जहाँ पे देश हित की बात आती है वहां ना
महिलाओं की बात आनी चाहिए, ना ही वहां पे इस तरह की ढक्कनोसी बात रख के चीजों को भटकाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि सिंपल सा बात है कि अगर आपने कोई बजट पेश किया है तो उसके पॉइंट्स आप उठाइए कि उस पॉइंट्स में आपको क्या अच्छा लगा। आप ये ना कहिए कि इसकी वजह से इस चीज को अपोज किया जा रहा है, पहला रीजन। दूसरा रीजन देखिए, वही चीज मैं जो अपने पुरानी बातों में दोहराई हूँ कि यहाँ पे माइनॉरिटी को लेके, वीकर सेक्शंस को लेके, जनरल लो इनकम ग्रेड्स को लेके बिल्कुल ही कोई भी तरह की राहत नहीं है। इनफैक्ट आप अगर बड़ी चीजों में भी देखिए, जिस चीज को बारे में डिस्कस हो रही है इंफ्रा को, उस चीज के बारे में मैं फिर से बात करूंगी। क्योंकि इंफ्रा का एक एग्जांपल मैंने दिया कि एक तरफ इंफ्रा मिल रही है और फिर उसी तरफ ब्रिजिंग गिर भी रही है, तो इंफ्रा का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, वो डायरेक्ट कहीं और जा रहा है। और इसको बहुत खुल के हमारे साथी ने यहाँ पे इस तरह से बताया, जिस तरह से मैं खुल के बयान नहीं कर पा रही हूँ, उन्होंने उस चीज को खुल के रखा, तो वो बहुत अप्रिशिएटेबल है कि उन्होंने नेशनल चैनल पे खुल के बोला है। और इस चीज को समझना किसी रॉकेट साइंस नहीं है, सबको समझ में आ रही है। कुछ खुल के बोल पा रहे हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं किसी, लेकिन सरकार को समझना चाहिए कि जो भी चीज आप कर रहे हैं वो जनता के हित में होनी चाहिए। और जनता आंख बंद करके नहीं बैठी है, हर एक जनता अपने आंख खोल के देख रही है और समझ रही है कि आप किस डायरेक्शन में चीजों को ले जा रहे हैं। अब डेफिनेट सा बात है कि स्टैच्यू तो चल के नहीं आएगा और बोलेगा कि भाई मेरे को ये प्रोविजन नहीं मिला है, लेकिन हम 5 हैं तो 5 से अगर सवाल किया जाएगा तो हम तो जवाब देंगे ना कि हमें ये फैसिलिटी नहीं मिली। तो आप कितना इंफ्रा पे खर्चा कर लीजिए, वो चीखेगा नहीं जब तक वो गिर नहीं जाए। अभी तो हम सिर्फ गिरने वाले की बात कर रहे हैं, कितने सारे ऐसे हैं जो शायद हो सकता है 2-3 साल बाद गिरे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आप क्या उसमें खर्चा कर रहे हैं, कितने का कर रहे हैं। आप बहुत बड़ी एग्जांपल दे दी कि 800 मीटर की दूरी के लिए कितने अरबों और खरबों का रुपए का खर्चा हो गया। तो किस तरह से, क्या पैमाने पे, क्या ट्रांसपेरेंसी है, क्या चीजों के बेसिस पे की जा रही है, इस पे कोई क्लियरिटी नहीं है। और बहुत सारी ऐसी वर्जन आई है जिस पे क्लियरिटी नहीं है। क्लियरिटी भी बहुत जरूरी थी। ठीक है, शमशी आजाद जी अपनी बात रखिएगा। चलिए, शमशी आजाद जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। स्वामीनाथ जी अपनी बात रखिए। देखिए राखी जी, कुल मिला के बजट से बस सपना बेचा गया बजट। आप भारतीय जनता पार्टी बजट ने अपना, देखिए जिस तरह से मेज थपथपा रहे थे देश के प्रधानमंत्री, और ये लोग खाली गुमराह करते हैं देश को। जो औचित्य है, जिसका डिमांड है, जो हमारे रिलीज करना चाहिए पब्लिक पेज पे, जिस तरह से गरीबों को क्या सब्सिडी मिलना चाहिए, किसानों को क्या सब्सिडी मिलना चाहिए। और ये तो कुछ बड़े पूंजीपतियों का हमेशा साथ इनके साथ होता है। इन्हीं के जान लीजिए, इनके जमाने में जितना स्लॉटर हाउस खुला, विदेश में बीफ का सबसे बड़ा व्यापार दूसरा स्थान भारत का आता है। जो सब हिंदू रीजन की ये बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, गौ को माता मानते हैं, लेकिन यहाँ धर्म को लड़ाकर और जिस तरह से इनका चंदा और दो और धंधा करो वाला सिस्टम चल रहा है, उसी सिस्टम के तहत इनका बजट भी दिखा। इस बजट में ऐसा कोई चीज नहीं हुआ है जिसमें आम जनता को, यानी हमारा समय में 14 में हम 400 रुपया में सिलेंडर देते थे, बोले थे सपना बेच कर आए थे कि हम 250 रुपए में बेच देंगे। यानी कि क्रूड ऑयल कम हो जाता है लेकिन डीजल पेट्रोल का दाम नहीं किया जाता। जनता का खून चूसा जाता है, जनता को सब्सिडी के नाम पर उनको गुमराह किया जाता है। किसको छोड़ा जाता है? जिसके पास 17,000 करोड़ लोन लिया है वो 1,000-2,000 करोड़ दे देता है, सेटलमेंट हो जाता है। आम आवाम अगर 1 लाख लोन लेता है तो उसका कुर्की जब्ती करने जाते हैं लोग। तो ये बड़े पूंजीपतियों का लोन माफ हो जाता है। इस पर विचार नहीं होता है कि भाई ये पैसा हमारे टैक्सेस के है, गरीबों का है, सबका सब्सिडी, किसानों का पैसा है। किसान का लोन माफ नहीं हो जाता है, आम आवाम छोटे व्यापारियों का लोन माफ नहीं होता है, बड़े पूंजीपतियों का 17,000 करोड़ माफ हो जाता है। और जो हमारे पैसे को लेके भाग जाते हैं उनको वापस नहीं लाया जाता। ये सरकार बस अपने पीठ थपथपाने का काम किया। पूरे बजट आपको देख लीजिए, इस बजट में ऐसा कोई नहीं हुआ कि किसान को दुगनी आय की बात करने वाली सरकार, किसान को इनको सब्सिडी उनके खाते में दे, यूरिया में दो, उनके बिजली में सब्सिडी दो, उनके डीजल में सब्सिडी दो, ऐसा कुछ नहीं है। मजदूरों के लिए इंडस्ट्रीज लगाओ, कितने इंडस्ट्रीज कितने प्रदेश को हम लगा रहे हैं और कितने व्यवस्था दे रहे हैं, ना झारखंड को दिए ना बिहार को दिए। इंडस्ट्री नहीं रहेगा तो हमारे लोग पलायन करते हैं, बिहार को लेबर ले जाते हैं, गुजरात में काम कराते हैं। जो भी इंडस्ट्री जाता है
जो भी नेता वर्ल्ड के नेता आते हैं उनको गुजरात ले जाते हैं। ये गुजरात की सरकार नहीं, पूरे देश की सरकार है और सत्ता में बैठे हैं आप। ठीक है, आप गुजरात का ज्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन गुजरात का ख्याल रखते हुए देश का भी ख्याल, देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री, ऐसा नहीं होता जैसे हमारे मित्र भाजपा के प्रवक्ता बता रहे थे कि एक महिला, हमारी सशक्त महिला राष्ट्रीय यानी हमारे अभी राष्ट्रपति हैं, हमारी देश की प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। महिला तो हमसे सबसे मजबूत है। आप भी राखी जी महिला है और महिला देश की नेतृत्व कर रही है, सीमाओं की रक्षा कर रही है महिला। तो ये लोग ऐसे बात करते हैं कि जाके निर्बल बनकर, यानी इनको बता दो कि हम महिलाओं को बेचारी समझते हैं लोग, और महिला बहुत सशक्त हो गई है, हमारी हिस्सेदारी भागीदारी की हिस्सा है। और महिला के सुरक्षा पर भी सब्सिडी नहीं मिला है, और आर्मी पर भी जैसे ये लोग ले आए दो योजनाओं को समय की सीमा है, बदलने का काम किया गया, मनरेगा के लिए भी सब्सिडी नहीं लाया गया। ठीक है, तो किस गरीब की बात करते हैं, किस मजदूर की बात करते हैं? क्योंकि समय की सीमा है, मुझे इस चर्चा को भी रोकना पड़ेगा, क्योंकि शमशी आजाद जी और विवेक जी और मेरे ख्याल से एहतेशाम जी हमारे साथ अभी कनेक्ट भी नहीं है, तो मैं इस चर्चा को यहीं रोकूंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बजट पर सबके अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी राय है। देखिए, एक मत कभी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि सब आम जनता से जुड़ी हुई चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं कि वर्तमान में चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, उनको क्या मिला है। आने वाले समय में हम इकोनॉमी पर और विकसित भारत के संकल्प 2047 की जो बात कर रहे हैं, हम सब चाहते हैं, क्योंकि देश का विकास होगा और देश की बात हो रही है। लेकिन वर्तमान में यदि देखा जाए तो फौरी राहत जो मन में होती है ना, पहले से प्लानिंग्स होती हैं कि बजट आ रहा है तो ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, उस तरह की चीजें नहीं हुई। इसलिए थोड़ा सा सबकी अपनी अपनी राय है। बहरहाल जो आया है, जो मिला है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा और असल में जो एक लक्ष्य तय किया है हम कितना बढ़ पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।